नमस्कार, हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों की जो चर्चा चल रही है वो भारत छोड़ो आंदोलन पर चल रही है और इस क्रम में हम लोगों ने दो सेशंस में डिस्कस किया है। तो अब तक कुल 35 क्वेश्चंस पे हम लोगों का डिस्कशन हो चुका है। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे और कुछ अन्य प्रश्नों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज के सेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न, जो कि आज के सेशन का पहला प्रश्न है, लेकिन आपके सीक्वेंस में ये 36 नंबर पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नामोल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन के समय समानांतर सरकार बनी थी। जैसा कि हमने आपको पूर्व में ही बताया था कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चला तो इस आंदोलन के समय पैरेलल बहुत सारी घटनाएं चल रही थी, तो उन्हीं घटनाओं के क्रम में ये समानांतर सरकारें भी बनी थी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर ये समानांतर सरकारें बनी। तो ये जो समानांतर सरकारें बनी, तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो समानांतर सरकारें बनी थी, ये बनी थी 3 जगहों पर। तो ये 3 जगहों पर बनी थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब वो 3 जगह कौन है, यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, तो आपको उन 3 में बताना है कौन कौन से। देखिए, एक तो बलिया में बनी थी, बलिया कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। एक सतारा में बनी थी, सतारा कहाँ है, जो है कि आपका सतारा महाराष्ट्र में। अब हजारीबाग है और मेरठ है। तो हजारीबाग और मेरठ, इन दोनों ही जगहों पर समानांतर सरकार नहीं बनी थी। और जो तीसरी समानांतर सरकार बनी थी वो तामलुक में बनी थी। तामलुक ऑप्शन में दिया हो या मिदनापुर ऑप्शन में दिया हो, बंगाल में है। तो ये तीसरी जो सरकार बनी थी समानांतर सरकार, ये मिदनापुर में या तामलुक में बनी थी। तो इस प्रश्न का, इसमें देखिए 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 ए विकल्प में आ रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए। तो बलिया और सतारा में समानांतर सरकार बनी थी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर में जातीय सरकार स्थापित हुई थी। तो जो समानांतर सरकारें बनी थी उनके क्रम में जो मिदनापुर में जो सरकार बनी थी, उस सरकार का जो नाम था उसे नाम दिया गया था जातीय सरकार। उनके अलग अलग नाम दिए गए थे, तो इसका नाम दिया गया जातीय सरकार। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किस वर्ष बनी थी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो ये 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में ही ये सरकारें बनाई गई थी। तो निश्चित तौर से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के बाद बनी है, तो 39, 40, 41 नहीं होगा। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, डी 1942 या 1942। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है 1942। बंगाल के मिदनापुर में जातीय सरकार स्थापित हुई थी। और किसके नेतृत्व में स्थापित हुई थी, तो ये सतीश चंद्र सामंता के नेतृत्व में ये सरकार स्थापित हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में समानांतर सरकार बनी थी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के उस जिले का नाम जहाँ पर समानांतर सरकार बनी थी। तो क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले में, इलाहाबाद है, लखनऊ है, बलिया है, फैजाबाद है। तो आपसे चर्चा हो चुकी है, बलिया में बनी थी। बलिया उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है, इसी में समानांतर सरकार बनी थी। और आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है कि समानांतर सरकारों के क्रम में ये पहली समानांतर सरकार थी। तो अगर आपसे पूछे पहली समानांतर सरकार कहाँ बनी, तो बलिया में बनी। किसके नेतृत्व में बनी, तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी। तो आपको नाम भी ध्यान रखना है कि किसके नेतृत्व में बनी। तो जिनके नेतृत्व में बनी वो है चित्तू पांडे। चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में समानांतर सरकार बनी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कथन और कारण के रूप में। तो पहला है, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। कारण, भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा था। तो अब दोनों चीजें देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। निश्चित तौर से भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। क्यों? क्योंकि ये जो आंदोलन था इसमें कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं था, इसमें सभी आम और खास सभी व्यक्ति शामिल हो गए थे। और किसान है तो किसान शामिल हैं, जमींदार है तो जमींदार शामिल हैं, नेता हैं, छात्र हैं, महिलाएं हैं। तो हर कोई, हर वर्ग इस आंदोलन में शामिल था। और ये इतने बड़े पैमाने पर फैल गया था कि जिसकी वजह से इसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा कहा जा सकता है। क्योंकि अब आप देखिए कि यहाँ पर जैसे आप
संयुक्त प्रांत और बिहार में देखिए, तो संयुक्त प्रांत और बिहार में जो खेतिहर मजदूर थे, जो छोटे किसान थे, उन्होंने भी इस आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि दिन भर काम किया। और जैसे आज़ाद दस्ते का गठन हुआ था, जो कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आज़ाद दस्ता बनाया गया था, तो कौन थे उसमें खेतिहर मजदूर थे या छोटे किसान थे, यही लोग तो थे। तो सोचिए ये लोग भी इस आंदोलन में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो निश्चित तौर से आंदोलन की पराकाष्ठा थी। तो ये जो कथन है तो कथन सही है। कारण, भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी, बिल्कुल, क्योंकि अब अंग्रेजों को लग गया था कि अब भारत का जो नागरिक है, भारत की जनता है, ये अब और अधिक समय तक हमको बर्दाश्त नहीं करेगी। अब उसके अंदर जागृति आ गई है और अब हमें शक्ति हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है उसको हमें खोजना चाहिए और शक्ति हस्तांतरण कर देना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध की मार से भी इंग्लैंड जो है बहुत परेशान था। तो निश्चित तौर से इसके पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। तो कथन और कारण दोनों सही हैं यहाँ पर। अब आपको बताना है कि क्या कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, तो बिल्कुल व्याख्या कर रहा है, क्योंकि इसकी पराकाष्ठा थी। और पराकाष्ठा कैसे साबित हो रही कि हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज शुरू हो गई थी, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। तो किस चीज की बात हो रही है? दी वे आउट एक पैम्फलेट था जो कि जारी किया किसने? सी राजगोपालाचारी ने। तो इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा प्रस्ताव इसमें था। तो जो वे आउट प्रपत्र था या पैम्फलेट था, तो इसमें क्या क्या प्रस्ताव थे? तो निश्चित तौर से इसमें 4 प्रस्ताव दिए गए, इनमें से कोई एक आपका सही होगा जो कि इसमें शामिल था। तो उसी एक का आपको चयन करना है। पहला, ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलकर ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाए। सही है कि नहीं, ये आपको बताना है। केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हों। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाए तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए। चौथा, संवैधानिक गतिरोध का हल। तो कौन सा एक प्रस्ताव इसमें शामिल था, ये आपको बताना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो राजगोपालाचारी ने जो अपना दी वे आउट नामक जो फार्मूला जो प्रपत्र जारी किया था, ये कब जारी किया था? इन्होंने जारी किया था 10 जुलाई 1944 को। तो 10 जुलाई 1944 को दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया था श्री राजगोपालाचारी ने। और इसका जो उद्देश्य था, इसके उद्देश्य में मेन रूप से ये था कि जो कांग्रेस और लीग के आपसी मतभेद हैं उनको सुलझाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि इससे पहले ही ये बात साबित हो गई थी कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों की मांगों पर तभी कोई भी विचार करेगी जबकि वे अपने आपसी विवादों को सुलझा लेंगे। तो अगर भारत में शक्ति हस्तांतरण करना है, सत्ता हस्तांतरण करना है, कुछ भी है, तो सबसे पहले किस बात की आवश्यकता है कि जो भारतीय हैं वो संवैधानिक गतिरोध का हल कर ले। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी, संवैधानिक गतिरोध का हल इसका एक प्रस्ताव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन रूबिकॉन किससे संबंधित है? अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन रूबिकॉन, यानी कि आपको ध्यान देना है इस शब्द पर। ये जो शब्द है रूबिकॉन, ये क्या है? तो एक्चुअली आपको जब भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में जैसे ही आंदोलन की घोषणा होती है और उसके बाद में 8 अगस्त के मध्य रात्रि यानी कि ऑपरेशन जीरो आवर चला करके सभी जितने भी प्रमुख नेता होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और नेताओं को गिरफ्तार करके अलग अलग जेलों में रख दिया जाता है। इस क्रम में गांधी जी को रखा जाता है आगा खां पैलेस में और वहाँ पर उनकी तबीयत खराब होने लगती है।
तो जब उनकी तबीयत खराब होने लगती है तो उसमें उनको रिहाई जब नहीं होती है तो उनकी रिहाई न करने के कारण तो उनकी तबीयत भी खराब होती है, उनकी रिहाई ना करके, बल्कि ये एक वर्ड, एक कोड वर्ड यूज किया गया था रूबिकॉन। और किस चीज़ के लिए कि जो भी तीनों प्रेसिडेंसीज थी, क्योंकि ये कहाँ थे, ये आगा खां पैलेस में थे, तो क्या कहते हैं, ये जो जितनी भी प्रेसिडेंसीज थी, आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, कि अगर जेल में रहते हुए आगा खां पैलेस जहाँ पर उनको कैद करके रखा गया था, अगर वहाँ पर गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, क्यों? क्योंकि गांधी जी ने वहाँ पर शुरू किया था आमरण अनशन, और जो आमरण अनशन, जो उपवास गांधी जी ने शुरू किया था, तो जो उपवास शुरू किया था वो कब शुरू किया था? 10 फरवरी 1943 को। तो 10 फरवरी 1943 को जब इन्होंने उपवास शुरू किया, उनकी हालत खराब हुई, तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि हम इनका उपवास नहीं तोड़वाएंगे, और कोई बात नहीं, अगर मृत्यु हो जाएगी तो ये रूबिकॉन वर्ड है, ये एक कोड भेज दिया जाएगा। इस कोड का मतलब है कि गांधी जी की उपवास के दौरान मृत्यु हो गई, गांधी जी की आगा खां पैलेस में रहते हुए उपवास के दौरान मृत्यु हो गई। इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए ये ऑपरेशन रूबिकॉन एक कोड वर्ड बनाया गया था। तो जेल में गांधी का आमरण अनशन इसी से ये संबंधित था, और इस आमरण अनशन में गांधी जी की अगर मृत्यु हो जाएगी तो ये रूबिकॉन कोड वर्ड भेज दिया जाएगा, तो इससे निश्चित हो जाएगा कि गांधी जी की मृत्यु हो गई। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? यहाँ पर आपके 3 आंदोलन दिए हुए हैं, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो जीरो आवर किससे संबंधित है? अभी आपको बताया कि 8 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन की ग्वालियर टैंक मैदान से घोषणा हुई, उसी रात्रि के 12 बजे, जो 12 बजता है तो दिन बदल जाता है, जीरो लेके आता है वहाँ पर जो घड़ी में, तो वही जीरो आवर उसी को कहा गया, और मिडनाइट ही सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऑपरेशन जीरो आवर जो संबंधित है, ये संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी को रिहा न करने के कारण 3 लोगों ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। इनमें कौन एक इनमें शामिल नहीं है? तो गांधी जी ने उपवास प्रारंभ किया, और उपवास के कारण उनकी तबीयत भी खराब होने लगी, लेकिन उनको रिहा नहीं किया जा रहा था। तो ऐसे में 3 लोगों ने जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी, इससे त्यागपत्र दे दिया। अब ये 3 लोग कौन थे? तो ये थे NC नैनी, होमी मोदी और नलिनी रंजन सरकार। तो ये 3 लोग थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया था। जो इसमें शामिल नहीं था, आपसे क्या पूछा गया जो शामिल नहीं था? तो शामिल नहीं थे वो थे चित्तू पांडे। चित्तू पांडे भी महत्वपूर्ण है। चित्तू पांडे किस क्रम में महत्वपूर्ण है? चित्तू पांडे के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार बनी थी। कहाँ बनी थी? बलिया में। बलिया कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो चित्तू पांडे इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने त्यागपत्र दिया था वो 3 आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं, किसने भारत छोड़ो आंदोलन को अकल्पित और असामाजिक कहा? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो कुछ व्यक्तियों ने, कुछ संस्थाओं ने इसको बहुत क्रिटिसाइज किया। तो उसी क्रिटिसाइज करने के क्रम में यहाँ पर कहा गया कि किसने इसे अकल्पित और असामाजिक कहा है। तो अकल्पित और असामाजिक कहने वाले हैं तेज बहादुर सप्रू। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ए, तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू ने ही इसे अकल्पित और असामाजिक कहा। ये कथन पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली एग्जाम में, इसलिए आपको ध्यान रखना है। जयप्रकाश नारायण का भी जो कथन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जयप्रकाश नारायण ने जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसकी तुलना फ्रांसीसी और रूसी क्रांति से की। उनका कहना था कि भारत छोड़ो आंदोलन किसी भी संदर्भ में फ्रांसीसी और रूसी क्रांति से कम नहीं है। भीमराव अम्बेडकर का भी कथन महत्वपूर्ण है, और इन्होंने कहा था कि ऐसे समय में जबकि दुश्मन हमारे दरवाजे पर खड़ा है और कोई भी विद्रोह करना ये देशद्रोह है या पागलपन है। तो भीमराव अम्बेडकर का कथन, जो इन्होंने दुश्मन कहा, दुश्मन किसको कहा है? जापान आप देखते हैं कि म्यांमार तक पहुंच गया था। तो ऐसे में भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि इस समय जबकि दुश्मन हमारे दरवाजे पर खड़ा है, किसी भी तरह का विद्रोह करना पागलपन है। तो ये भीमराव अम्बेडकर का कथन है। ईश्वरी प्रसाद ने भी इस आंदोलन को कहा है कि जो अगस्त क्रांति
जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने इसको अगस्त क्रांति को बास्तील के पतन से तुलना की है। बास्तील जो कि फ्रांसीसी क्रांति में जो बास्तील का पतन, तो ईश्वरी प्रसाद ने इसकी जो तुलना की है बास्तील के पतन से। भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि ऐसी स्थिति में जबकि दुश्मन हमारे दरवाजे पर खड़ा है, विद्रोह करना पागलपन है। और जयप्रकाश नारायण ने रूसी और फ्रांसीसी क्रांति से इसकी तुलना की है। जहाँ तक इस प्रश्न का संदर्भ है तो अकल्पित और असामाजिक किसने कहा है? तेज बहादुर सप्रू ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, किस आंदोलन के दौरान प्रशासन द्वारा की गई हिंसा को गांधी ने शेर जैसी हिंसा बताई? तो गांधी ने शेर जैसी हिंसा बताई है जबकि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो प्रशासन द्वारा जो क्रूर हिंसा की जा रही थी उस हिंसा की तुलना उन्होंने शेर जैसी हिंसा को कहकर बताया। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है सी। और यहाँ पर आकर के भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूरे हो जाते हैं। और कैसा लगा आपको सेशन अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और अगला जो टॉपिक रहेगा, अगला जो संदर्भ रहेगा वो रहेगा आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज है, इसका जो गठन और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं तो कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इसको हम इस अप्रोच के साथ लेके चलेंगे कि अगर सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए परीक्षा में, किसी भी तरह से घुमा के आ जाए, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। तो आप सेशन अटेंड करिएगा। और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप अपना ओपिनियन उस पर दे दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल पे कई प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से पड़ी हुई है, प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, संवैधानिक विकास के नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो उनको आप देखें। और निश्चित तौर से आपको हमारे चैनल पे आ करके जो भी कंटेंट आप देखेंगे उससे आप कोई भी परीक्षा दें, आपको उसमें निश्चित तौर से सहायता मिलेगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।